गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025857। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से, ए वेसल इज फिल्ड ऑफ लिक्विड 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट सिरप. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup? हमारे पास एक बर्तन के अंदर कुछ हमें 5 पार्ट तो दे रखा है सिरप का और बाकी क्या दे रखा है पानी, 3 पार्ट। अब हमें कह रहे हैं इसमें से हमने मिक्सचर का कुछ भाग निकाला। मान लिया x लीटर मिक्सचर निकाला। x लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी सिरप और वाटर का रेशो क्या 5:3 रहेगा? रेशो सेम रहेगा। अब 5:3 में हम कोई भी क्वांटिटी मान लेते हैं। 50 लीटर सिरप मान लेते हैं, 30 लीटर पानी मान लेते हैं। तो अब सॉल्यूशन कितने लीटर का? 80 लीटर का। अब जितना हमने इसमें से मिक्सचर निकाला उतना ही पानी मिला दी ताकि मिक्सचर का रेशो क्या हो जाए? 1:1, आधा सिरप और आधा पानी हो जाए। अब हमें पता है कि इस 1 की वैल्यू 50 लीटर के बराबर, तो इस 1 की वैल्यू भी 50 लीटर। तो 30 लीटर को 50 लीटर बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया? 20 लीटर। 20 लीटर पानी मिलाया, इसका मतलब पहले मिक्सचर कितने लीटर निकाला था? 20 लीटर। 20 लीटर मिक्सचर निकाला था। अब मेरे पास 20 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 80 लीटर बचा था। तो इनिशियली कितना था? 100 लीटर। और 100 लीटर में से 20 लीटर निकाल लिया तो 20/100 भाग या 1/5 भाग। तो हमने मिक्सचर का कितना भाग निकाल लिया? 1/5 भाग। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। A dishonest shopkeeper using a faulty balance make a profit of 5% while buying as well as selling his goods. His actual gain percentage in the whole process amounts to. एक दुकानदार है जो दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करता है, अपना सामान खरीदते और बिक्री दोनों समय हर बार 5% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो पूरी प्रक्रिया में उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो, हमेशा जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा नेट इफेक्ट से। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला a + b + AB/100। तो 5 + 5 + 5 × 5/100। तो 5 + 5 10, 25/100 0.25। तो क्या जाएगा? 10.25। तो उससे कितने % का वास्तविक लाभ होगा? 10.25% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 53। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। हम लोगों को पता है कि प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस का एरिया इनटू में हाइट। अब बेस हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया √3/4 × a²। बेस की भुजा 8 इनटू में हाइट हमारे पास कितनी? 10। 4 से चला गया 2 बार, 8 दूनी 16 × 10 160 √3। तो वॉल्यूम क्या जाएगा? 160 √3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बस फॉर्मूला याद है तो वैल्यू रखते ही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, वन साइड इज 11 एंड डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग 32 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर, तो बची हुई 2 भुजाओं का योग 21 सेंटीमीटर, दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर। तो एक भुजा दोनों का टोटल का आधा, 21 + 5 26/2 13। दूसरी भुजा दोनों के डिफरेंस का आधा,
21 माइनस 5 16/2 8। तो तीनों भुजाएं आ गई 11, 13 और 8। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस होता है सेमी पेरीमीटर। 32 का आधा 16, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 13 गए 3, 16 में से 8 गए 8। तो यहां से अगर मैं इसको लिख दूं, 16 को अगर 8 इंटू 2 लिखूं, ये 8 और 8 ये आगे लिख दिया, 2 गुना 5 गुना 3, तो क्या आ जाएगा 8 रूट में 30। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 55। ax² प्लस bx प्लस c बराबर दिस। तो हमें a b c के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर ax² माइनस में 2apx प्लस में ap², ऐसा हम लिख सकते हैं। ax² से ax² कट गया, इसको और इसको अगर कंपेयर करूं तो b की वैल्यू माइनस 2ap और इसको कंपेयर करूं तो c बराबर ap²। तो p का मान b अपॉन माइनस 2a, p² का मान c अपॉन a। इस p का स्क्वायर करके यहाँ रख दो तो b² अपॉन 4a² बराबर c अपॉन a। एक पार्ट से एक पार्ट कट गई तो b² बराबर 4ac। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो b² बराबर 4ac, ऑप्शन क्या आ जाएगा c। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली। अब मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं तो p² बराबर क्या होगा b² अपॉन 4a²। p² की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया और मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 20 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द पॉइंट। हमें बताने ये ग्राफ x एक्सिस को किस बिंदु पर काटेगा। अब हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस 5y बराबर 20। x एक्सिस पर y 0 होता है, तो अगर y 0 रख दें तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 5। तो x एक्सिस के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 5,0, क्योंकि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ABC मीट एट O। BAC इज इक्वल टू 80 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ BOC। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कोण B और C के अंतःभाजक इंटरनली बाइसेक्ट जो है O पर मिलते हैं। एंगल BAC हम लोगों को दे रखा है 80 डिग्री। हमें ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। इस कोण की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री प्लस अपोजिट शीर्ष पर बने कोण का आधा 90 प्लस a/2। तो क्या आ जाएगा 90 प्लस 40 130 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल, सेक थीटा माइनस कोस थीटा एम। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर एल। कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर एल। तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर एल। ये हमारे पास टर्म बनी। ऐसे अगर अपन यहां से सेकंड टर्म निकाले, हम लोगों को पता है कि सेक थीटा माइनस के अंदर कोस थीटा बराबर एम। सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एम।
तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर m, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर m। ये हम लोगों ने टर्म निकाल ली, l और m का मान निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है l स्क्वायर m स्क्वायर इंटू में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 3। तो l स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, m स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, इंटू के अंदर l स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस m स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3। ये हमारे पास है। अब 2 पावर से 2 पावर कट जाएंगी, बार क्या बचेगा? मैं इसको यहां पर अगर लिखूं तो क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, अंदर अगर मैं एलसीएम ले लूं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का, तो क्या बनेगा? साइन की पार्ट 6 थीटा प्लस कोस की पार्ट 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये टर्म बन जाएगी, ये आपस में कट जाएंगे। ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी 1 है, तो उसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कोसेक 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कोसेक 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। ये दोनों कब बराबर होते हैं? जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो 7 थीटा प्लस 28 डिग्री प्लस 30 माइनस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। 7 थीटा में से 3 थीटा गया 4 थीटा, 28 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 58 उधर जाते ही माइनस का 90 माइनस 58 डिग्री, तो 4 थीटा बराबर 32 डिग्री, तो थीटा बराबर 8 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। तो थीटा का मान क्या गया? 8 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 60। A principal of rupees 10,000 after 2 year compounded annually, the rate of interest being 10% per annum during the first year and 12% per annum during the second year will amount to। हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। पहले साल इस पर हमारे पास रेट कितनी है? CI की 10%। 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपये। दूसरे साल हमारे पास इसकी रेट कितनी है? 12%। 10,000 का 12% 1,200 रुपये। एक तो प्रिंसिपल पर मिले 1,200 रुपये और 1,000 रुपये का 12% क्या जाएगा? 120 रुपये। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 रुपये, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,320 रुपये, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना 2,320 रुपये। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2,320 रुपये। ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का, तो टोटल मिलाकर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2,320 रुपये। प्रिंसिपल 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 2,320 रुपये, तो अमाउंट क्या बन गई? 12,320 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61। To do a certain work, we would take time thrice as long as A and C together। A और C को काम करने में अगर T दिन लगते तो B C काम को करने में कितना टाइम लेगा? 3T डेज। अब टाइम का रेशो 1:3, तो एफिशिएंसी का रेशो 3:1। फिर हमें कह रहे C take and C twice as long as A and B together।
सी काम को करने में और सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ए और बी को अगर टी दिन लगते हैं तो सी को कितना टाइम लगेगा, 2t डेज। अब टाइम का रेशो 1:2 तो एफिशिएंसी का रेशो 2:1। या ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी 4 या ए बी सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी 3। काम करने वाले व्यक्ति सेम, काम सेम तो एफिशिएंसी का टोटल भी क्या होना चाहिए, सेम। तो हम इसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो इसको यहाँ पर 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर देते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी बनी 9, ए और सी की, बी की बनी 3 और तीनों का टोटल 12। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ एफिशिएंसी 8, 4, टोटल मिलाकर बना 12। तो इसका मतलब हमें ये पता है ए बी सी तीनों की टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी 12 है, जिसमें से बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 4, दोनों का टोटल 7, तो ए की एफिशिएंसी 5। अब हमें कह रहा है यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, तीनों के मिलकर काम करने का टाइम कितना है, 10 डेज। तो हमें क्या बताना है, अकेला ए इस काम को करने में कितना समय लेगा। तीनों की टोटल एफिशिएंसी 12 टाइम 10 दिन, तो टोटल वर्क क्या आएगा, 12 × 10 120। अब यही काम ए से कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 120/5 24 दिन। तो ए इस काम को कितने दिन में कर देगा, 24 डेज में। तो बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार 36.2 kg। यदि उस कक्षा में इतने kg भार वाले 3 बच्चे और आ जाए तो 43 बच्चों का औसत भार क्या होगा। इनिशियली जो स्टूडेंट्स हैं वो है 40, इनका एवरेज हमारे पास है 36.2 kg। 3 नए बच्चे आए जिनका जो वेट है वो हम लोगों को दे रखा है 42.3, 39.7 और 39.5। तो इन 43 बच्चों का एवरेज वेट बताना है कि क्या होगा। अगर प्रत्येक बच्चा 36.2 kg का आता तो सबका एवरेज वही रहता, लेकिन ये कितने कितने kg ज़्यादा क्या आए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा 6.1, यहाँ से अगर देखें तो 3.5, यहाँ से अगर देखें तो 3.3। तो टोटल कितना वेट बढ़ा, 12.9 kg। इतना वेट ज़्यादा आया पहले वाले एवरेज से। अब 12.9 kg जो वेट है ज़्यादा आया वो टोटल कितने बच्चों में बटेगा, 43 बच्चों में। तो 12.9 में अगर मैं 43 का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा 0.3 kg। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे का एवरेज 0.3 kg बढ़ गया। 0.3 kg बढ़ा तो 43 बच्चों का एवरेज 36.5 kg। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसको करने का सबसे शॉर्टेस्ट वे, नहीं तो हमें यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती। हमें पता है 40 बच्चों का एवरेज 36.2, 3 बच्चों का जो वेट था एवरेज से कितना ज़्यादा है 12.9 kg। ये सब 43 बच्चों में डिवाइड करा तो प्रत्येक का वेट 0.33 kg बढ़ा दो। जब प्रत्येक का वेट 0.33 बढ़ाएंगे तो एवरेज भी 0.3 kg से बढ़ जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा 36.5 kg। सेकेंड ऑप्शन आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। पहले 40 बच्चों का आपको एवरेज पता है, अगले 3 बच्चों का टोटल निकाल के एवरेज निकाल लो, सबका एवरेज x मान लो, रेशो क्या आ जाएगा उसी बच्चों के रेशो के बराबर आ जाएगा। वहां से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। A man bought a certain quantity of the rice at the rate of 650 per quintal. 20% of the rice was spoiled. At what rate should he sell per quintal the remaining rice to gain 20% on the outlay? कह रहे एक व्यक्ति के कुछ चावल 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, 20% चावल नष्ट हो गए।
यदि अपने शेष चावलों को प्रति क्विंटल किस दर से बेचना चाहिए ताकि पूरे चावलों पर इससे 20% का प्रॉफिट हो। मान लिया कि उसने क्या करा, 650 रुपए के 100 kg चावल खरीदे। अब वो टोटल 20% का प्रॉफिट चाहता, तो 650 का 20% 130 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, 780 रुपए। लेकिन 20% चावल नष्ट हो गए, मतलब 20 kg चावल वेस्ट गए, तो बेच कितने पाएगा, 80 kg। 80 kg 780 रुपए के बेचेगा, तो 1 kg का सेलिंग प्राइस 780/80। मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस प्रति क्विंटल। 100 kg किस रेट से बेचेंगे, तो 100 kg का सेलिंग प्राइस 780/80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से चला गया 2 बार, 4 से गया 25 बार, 2 से गया 39 बार। 39 को अगर अपन 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 बच जाएगा 3, 975 रुपये। तो हम पर क्विंटल किस रेट से बेच देंगे अब, 975 रुपये, ताकि उसे पूरे पर 20% का प्रॉफिट मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर। x + y = 2z, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। x, y और z 3 वेरिएबल है। लेट z = 0। z को जैसे ही 0 माना, यहां 0 आ गया, यहां 0 आ गया और यहां भी 0 आ गया, तो x/x + 0/y, x/x 1, 0 में किसी का भाग दो 0, तो 1 + 0 आंसर क्या आ गया, 1। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। कोई अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो उसके लिए प्रॉपर उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। x + y = 2z गिवन है, तो x - z बराबर z + z - y। 2z को मैंने z + z लिखा, एक z को इधर लिया और y को इधर लिया है। फाइंड क्या करना है, x/x - z + z/y - z। अब y - z अगर मैं इसको लिखूं, माइनस कॉमन ले लो तो z - y, और z - y की जगह अगर मैं x - z लिख दूं तो क्या आ जाएगा, x/x - z माइनस z/x - z। एलसीएम आ गया x - z, ऊपर आया x - z, x - z/x - z 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। Chords AB and CD of a circle intersect externally at point P। एक सर्किल है जिसकी कोड AB और CD बाहर किसी बिंदु P पर इंटरसेक्ट करती। AB = 6 सेंटीमीटर, CD = 3 सेंटीमीटर, PD = 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PB लेट एज्यूम करा x सेंटीमीटर। हमें पता है PB × PA बराबर PD × PC होगा, तो PB x, PA क्या होगा, x + 6 बराबर PD 5 और 5 + 3 8, तो 8 × 5 क्या बना, 40। अब x × x + 6 क्या बनना चाहिए, 40। ऑप्शंस की मदद से और थोड़ा अपना बेसिक कैलकुलेशन की वजह से हम ये मान सकते हैं क्या कि x 4 है, तो क्या बनेगा, 4 × 10 40 बनता है, तो x की वैल्यू क्या गई, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नहीं तो आप चाहो तो इसे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करो, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन की मदद और थोड़ा जो हमें बेसिक नॉलेज है उसके बेस पर हम x को लेट कर सकते हैं 4। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर। 66 देखो DI का क्वेश्चन है। स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें एक ये ग्राफ दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स इन करोड़ ऑफ रुपीज। मोतियों का निर्यात हमें दिखा रखा है करोड़ों रुपए में अलग अलग ईयर में 2001 से 2007 तक। दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना था, एवरेज एक्सपोर्ट। तो हमें इन सब का टोटल निकालना पड़ेगा, तो इन सब का टोटल करें 5.2, 6.5, 7.8,
5.2, 6.5, 7.8, 9.9, 10.8, 9.5, 11.4। 5 2 7 15 और 9 24 और 8 32, 32 और 9 41, 5 4 9 15 और 15 और 7 22, 22 और 9 31, 40 और 1 41। क्या आ जाएगा 61.1। ये इनका टोटल आया। अब मेरे पास कितने ईयर है 7 ईयर, तो एवरेज क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 61.1 में 7 का भाग दे दे, 7 8 56, बच गया 5 पॉइंट है तो 51, 7 7 49, बच गया 2 20, चला जाएगा लगभग 3 बार, तो क्या जाएगा 8.73। तो मोतियों का जो एवरेज एक्सपोर्ट था वो क्या था 8.73 करोड़। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर, इसी डीआई पर बेस है। इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल टू दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? हमारे पास ऑप्शन है 2002, 2004, 5 और 7। 2001 से 2002 में कितना बढ़ा 1.3 बढ़ा। 2003 से 4 में 2.1, 2004 से 5 में 1.9 और यहाँ पर 6 से 7 में 9.5 से 11.4 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ा 1.9। अब देखो 0.9 वाला तो छोड़ ही दो क्योंकि ये तो बिल्कुल कम वैल्यू है। इन सबको चेक कर लेते हैं। 2002 की अगर बात करें तो 1.3 बढ़ा किससे 5.2 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 1/4 क्या बन जाएगा 25%। ये कितना बढ़ा पिछले वर्ष की तुलना में 25%। फिर अगर अपन नेक्स्ट वाला चेक करें 2004 वाला तो 2.1 बढ़ा किससे 7.8 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। यहाँ से अगर अपन इसको देखें 7 से अगर मैं काट दूँ तो ये गया 3 बार, ये लगभग चला गया 11 बार। 1/11 होता है 9 सही 9 पॉइंट समथिंग %, तो 3/11 लगभग 27% से ज़्यादा। और 2000 अगर 6 से 2007 की बात करें तो 1.9 बढ़ा किससे 9.5 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 1/5 की वैल्यू 20%। सबसे ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है 27% 2004 में। इसका मतलब 2003 से 2004 में जो हमारे पास इंक्रीमेंट था वो सबसे ज़्यादा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। हमें कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर वाज द एक्सपोर्ट अबव एवरेज फॉर द गिवन पीरियड। अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही एवरेज निकाला, हमारा आंसर था एवरेज का 8.73। तो 8.73 से कितने साल में हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो 8.73 से ज़्यादा 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने साल आ जाएंगे 4 साल। निर्यात जो था वो औसत से अधिकतम था। एवरेज हम निकाल ही चुके थे तो दोबारा निकालने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 69। A certain sum of money amounted to 2420 in 2 year and 2662 in 3 year at some rate of compound interest. Compounded annually the rate of interest per annum is। या तो रेट का फॉर्मूला होता है अमाउंट टू अपॉन अमाउंट 1 इसकी पावर 1/Δt -1 इंटू 100। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। बाद वाली अमाउंट 2662, पहले वाली अमाउंट 2420। डेल्टा टी टाइम का डिफरेंस 3 और 2 साल में 1 साल का, तो 1/1 -1 इंटू 100। तो यहाँ से रेट क्या आ जाएगी 2662 माइनस में 2420 बटा में 2420 गुना में 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 162 और 80 242 बटा में 2420 इंटू में 100। 0 से 0 कट गया, 242 से 242 कट गया, तो क्या गया 10। तो रेट कितनी आ गई 10%।
ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 2 साल वाली जो अमाउंट है वो है 2420, 3 साल वाली जो अमाउंट है वो हमारे पास 2662। इनका रेशियो निकालो। तो अगर 11 से काट दें तो 11 से गया 220 पर, 11 से काट दें 11 22 बच जाएगा 4 46, फिर चला जाएगा 242 पर, 11 से गया 20 पर, 11 से काटा 22 पर, 2 से गया 10 अनुपात 11, तो 10 से 11 हो गया तो कितना बढ़ा 1, किससे 10 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से तो क्या गया 10%। तो डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हो। ये हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल वापस लौटने में 5 घंटे लगते हैं। हमें आने और जाने का टोटल टाइम दे रखा है 5 घंटे। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल क्रमशः 10 और 4 है। x की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, शांत जल में नाव की चाल 10, धारा की चाल y की वैल्यू 4। तो हमें क्या बताना है, प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लिया डिस्टेंस d किलोमीटर, एक बार हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो स्पीड x + y 14, एक बार धारा के विपरीत जाएंगे स्पीड 6, टाइम कितना लगा 5 घंटे। अब यहाँ से अगर इसका एलसीएम निकालें तो क्या 42 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 3d + 7d अपॉन 42 बराबर 5, तो क्या आ जाएगा 10d बराबर 5 × 42। 5 से गया 2 बार, 2 से गया 21 बार, तो दूरी कितनी आ गई 21 किलोमीटर। कि हम 21 किलोमीटर गए और 21 किलोमीटर वापस आए, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। The shadow of a tower becomes 60 meter longer when the altitude of the sun change from 45 degree to 30 degree. पहले एंगल 45 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया, तो जो शेडो थी वो कितने मीटर बढ़ गई 60 मीटर। तो हमें क्या करना है, इस टावर की हाइट बतानी। मान लिया टावर की हाइट h, ये h तो 45 डिग्री के सामने भी h, 30 के सामने h तो 60 के सामने h√3। तो यहां से हमारे पास ये h√3, तो क्या होगा h√3 बराबर h + 60, तो h√3 माइनस h बराबर 60, h कॉमन ले लिया इंटू √3 - 1 बराबर 60, तो h बराबर 60 अपॉन √3 - 1। रेशनलाइजेशन कर दें, रूट वाली वैल्यू बटा में नहीं रखते तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करा √3 + 1 से, तो क्या आ जाएगा 60 × √3 + 1 अपॉन में a + b a - b, a² - b², 3 - 1 2, 2 से कट गया तो क्या गया 30 × √3 + 1। ये हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है सी, 30 √3 + 1 मीटर। ये हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर सी और डी यहाँ मिसिंग है नीचे, तो यहाँ सी और डी ऑप्शन आप ऐड कर लेना। सी ऑप्शन है 30 √3 + 1 मीटर और डी ऑप्शन है 30 √3 - 1 मीटर। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 72 की ओर। हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। हमारे पास टर्म क्या लिखी हुई है 2 7/8 डिवाइड में ब्रैकेट में 3 5/6 2/7 ऑफ के अंदर 2 से 1/3 इनटू के अंदर 2 से 6/7 ऑफ के अंदर 4 से 1/5 डिवाइड के अंदर 2/3 इनटू के अंदर 5/9। हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आएगा। चलिए 8 दूनी 16 और 7 23/8 डिवाइड के अंदर ये क्या बनेगा 6 × 18 और 7 23/6। अब इनका अगर मैं ऑफ सोल्व करूंगा तो 2/7 गुना में 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7 से 7 कट जाएगा, डिवाइड में 2/3 तो गुना में 3/2, गुना में 2 से ही 6/7,
7 दूनी 14, 6 20/7 गुना के अंदर 21/5 गुना में 3/2 और गुना में 5/9। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो 23/8 डिवाइड में ये गया 2 बार 23/4 गुना के अंदर। यहां से अगर अपन देखें 7 × 63, 21 × 63, 5 से 5 गया 20/2 10, तो 23/8 गुना में 4/23 गुना में 10, 23 से 23 गया, 4 से गया 2 बार 10/2 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 4 - 2 sin² थीटा -5 cos थीटा बराबर 0, तो हमें sin थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बतानी। 4 - 2 sin² थीटा माइनस में 5 cos थीटा बराबर 0, तो 4 - 2 sin² थीटा क्या 1 - cos² थीटा माइनस में 5 cos थीटा बराबर 0, तो 4 - 2 + 2 cos² थीटा माइनस में 5 cos थीटा बराबर 0, तो क्या बनेगा 2 cos² थीटा माइनस में 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -5 के ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल तो -5 हो और मल्टीप्लाई क्या हो प्लस का 4, तो -4 और -1, तो cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों के साइन चेंज कर दो और cos² थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। तो cos थीटा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी रेंज -1 से +1 रहती है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 और 1/2 का मतलब थीटा 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री तो मुझे क्या बताना है? साइन थीटा प्लस tan थीटा। साइन 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री √3, √3 अगर कॉमन ले ले तो 1/2 + 1, तो √3 × 3/2, तो क्या बन जाएगा 3√3/2, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 68.5 kg है। 4 नए स्टूडेंट आ गए जिनका वेट हमें दे रखा है। सभी छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है, तो स्टार्टिंग में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? मान लिया इनिशियली स्टूडेंट्स थे x, इनका एवरेज वेट हम लोगों को दे रखा है 68.5 kg। 4 नए स्टूडेंट्स आए जिनका एवरेज अभी अपन निकाल लेते हैं। चारों का वेट हम लोगों को दे रखा है 72.2 kg, 70.8 kg, 70.3 kg और 66.7 kg। 280 टोटल 280/4, तो एवरेज कितना 70, और पूरी क्लास का एवरेज 0.3 मतलब 300 ग्राम बढ़ जाता है, 0.3 kg बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है 68.8 kg। एलिगेशन लगा दें तो 1.2 रेशो के अंदर 0.3, तो रेशो क्या है 4:1। तो एक की वैल्यू अगर 4 स्टूडेंट, तो 4 की वैल्यू 4 × 4 16 स्टूडेंट। इसका मतलब इनिशियली हमारे पास कितने स्टूडेंट से 16। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ₹406,736 is divided among A, B, C such that the ratio between A and B and B और C दे रखा है। तो A, B, C तीनों का रेशियो निकालें। A, B का रेशियो 2:3, B, C का रेशियो 1:2, ये हम लोगों को दे रखा है। इनका कंबाइंड रेशियो निकालें तो यहाँ पर क्या लिखें 3 और यहाँ क्या लिखें 1, तो क्या है 2:3:6। इस रेशियो में हमें इस अमाउंट को बांटना है, C का पार्ट बताना है। टोटल है 406,736, रेशियो का टोटल 11, वैल्यू किसकी चाहिए 6 की, तो इस वैल्यू में अपन 11 का भाग देते। 406,736 11 का भाग दिया, 11 × 33, बच गया 7 76, चला जाएगा 6 पर 66, बच गया 1 17, फिर चला गया एक बार 11, बच गया 6, ऊपर से उतार लिया 3, भाग चला जाएगा 5 पर 55, बच जाएगा 8,
33 बच गया 7, 76, फिर 7 उतार लिया, सॉरी ये बचेगा 66, 76 में से 66 गए, क्या बचा 10, 107। यहाँ क्या आएगा 10, 10 बचेगा, ऊपर से 7 उतारा, भाग गया 9 बार 99, क्या बच गया 8, 3 उतारा 83, भाग चला गया 7 बार 77, बच गया 6, 66 चला जाएगा 6 बार, तो ये चला गया 36976। इसको गुना करना है 6 से, वही ऑप्शन आएगा जिसके लास्ट में 6 है लेकिन 2 ऑप्शन है, तो 36976 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 36, 3, 42 और 3, 45, 4, 9, 6, 54 और 4, 9, 6, 54 और 4, 58, बच जाएगा 5, 36 और 5, 41, 4, 18 और 4, 22, तो क्या जाएगा 221856। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी के हिस्से में कितने आएंगे, 2,21,856 रुपये, ये हमारा आंसर है। तो चलिए, हमने क्या करा, इस पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें।